हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है विकिरण के एक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करना। समझो, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा टॉपिक में। विकिरण के एक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करना कैसे करेंगे भाई? किसी भी विकिरण के एक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू। E बराबर क्या? एच न्यू, जिसको मैं लिख सकता हूं एच सी अपॉन में लैम्डा। क्या लिख सकते हैं? एच सी अपॉन में लैम्डा। ये फॉर्मूला होता है वैसे तो, बट इसमें H का मान लिखो पहले तो 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में लैम्डा। तो इतनी सारी कैलकुलेशन हम बार बार तो कर नहीं पाएंगे भाई। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बार बार इतनी सारी कैलकुलेशन, विशेषकर कंपटीशन एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमारे पास हम क्या है, इसके आधार पे H और C का गुणा करके याद कर लेते हैं उसका मान, और उसको इस तरीके से याद करते हैं कि हमें क्वेश्चन मिले और सीधा हम उसको अटेम्प्ट करें। कैसे समझे भाई? जो तरंगदैर्ध्य है या तो तुमको देगा एंगस्ट्रॉम में या फिर देगा नैनोमीटर में। दो तरीके से पेपर में जनरली देता है, और अगर नहीं दे इसमें तो बदल लो। अगर एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में नहीं दिया तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं और एक नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होते हैं। बदल सकते हैं। अगर 10 घात -7 दे दिया तो इतना लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग जो भी देना है हम दे सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत हमको नहीं। तो हम एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में सीधा सीधा तरीका देख लेते हैं, जिससे कि सवाल आते ही हम डायरेक्ट उसमें मान रख के सॉल्व कर सकें। देखो, सबसे पहला, जब विकिरण का मतलब दृश्य और अदृश्य दोनों स्पेक्ट्रम के लिए है। ये कोई सा प्रकाश आ जाए, अवरक्त आ जाए, चाहे यूवी हो, दृश्य प्रकाश हो, कोई सबके लिए है ये फॉर्मूला। जब विकिरण की तरंगदैर्ध्य ब्रैकेट में लैम्डा नैनोमीटर में दी गई हो, तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? उसका सीधा फॉर्मूला याद रखना है। ऐसी कंडीशन में एनर्जी E बराबर आएगी 1240 बटे लैम्डा। ध्यान रखना किसमें? नैनोमीटर में। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होगी। अगर हम E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा से निकालें तो H और C का इतना बड़ा गुणा करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा जूल में। फिर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर किस में बदलेगा वो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इतनी सारी कैलकुलेशन याद ना रख के हम सीधा सीधा याद रख सकते हैं, अगर विकिरण की तरंगदैर्ध्य लैम्डा नैनोमीटर में दी गई हो तो उसके एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो E बराबर 1240 बटे लैम्डा, लेकिन लैम्डा होना चाहिए नैनोमीटर में, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। सीधा फॉर्मूला है, बिल्कुल भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। चलो, ये फॉर्मूला आ गया। इसके बाद में दूसरा, जब विकिरण की तरंगदैर्ध्य, जब विकिरण की वेवलेंथ लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दी गई हो, तो उस केस में हम सीधा सीधा कैसे निकालेंगे एक फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? तो ध्यान देना, नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की घात -9 मीटर। इस बात को याद रखें। एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10 की घात -10 मीटर। इसका फॉर्मूला है, गौर से देखो, 10 की घात -9 और 10 की घात -10, इतना सा अंतर है। ये इससे 10 गुना कम है, तो क्या आ जाएगा? 1240, एक जीरो और बढ़ा दो, और बटे में कितना? लैम्डा। ध्यान रखना किसमें? एंगस्ट्रॉम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होगी। अब हमने ऊर्जा निकालना सीख लिया है, तो दृश्य प्रकाश के लिए हम कंप्लीट इसको पढ़ लेते हैं। उसको पढ़ने से पहले एक चीज याद रखें, एक क्वेश्चन करके बताता हूं भाई। जो बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम। मिनिमम 4000 होती है, हालांकि ये 4000 से 4500 तक हो सकती है, पर मिनिमम कितनी होती है? 4000।
तो बैंगनी प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, ये हमको निकालना पड़ जाए। तो फिर कैसे निकालेंगे भाई, एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, फॉर्मूला ये रहा 12400 बटे लैम्बडा। तो क्या करेंगे, ई बराबर 12400 बटे लैम्बडा का मान 4000, एंगस्ट्रॉम में है कोई दिक्कत नहीं, दो जीरो कट गई, यहां पे आएगा एक 12.4 बटे 4, भाग लगाओ कितना आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बैंगनी प्रकाश का जो फोटोन है, बैंगनी प्रकाश के फोटोन में अधिकतम ऊर्जा होगी कितनी, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गई बात। अब कोई अननोन क्वेश्चन आ जाए कि किसी प्रकाश, कोई सा प्रकाश है अदृश्य स्पेक्ट्रम में से, कोई सा प्रकाश है जिसकी वेवलेंथ मान लो 2480 एंगस्ट्रॉम है, मान लो कितनी है 2480 एंगस्ट्रॉम, तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, तो ऊर्जा ई बराबर 12400 बटे 2480, जीरो से जीरो कट गई, और ये कितनी बार कट जाएगा 10 बटे 2 आ जाएगा, बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 2480 एंगस्ट्रॉम है, उसके एक फोटोन की ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो इसका यूज करके हम आसानी से किसी भी प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा हम ज्ञात कर सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो आगे चलें। चलो अब हमको पढ़ना है, इसी में एक छोटा सा टॉपिक है, दृश्य प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा, दृश्य प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा। तो देखो दृश्य प्रकाश टोटल 7 कलर होते हैं इसमें, कौन कौन से, यहां पे सबसे पहले वाले ब्रैकेट में ले लेता हूं कलर, इसके बाद में इसकी वेवलेंथ लिख देता हूं, कितने से कितनी होती है, इसकी रेंज होती है, मतलब फिक्स नहीं होती, वो थोड़ी बहुत बदल सकती है, वहां तक भी कलर चेंज नहीं होगा। और फिर ले लेंगे हम एनर्जी, ऊर्जा, यहां पे ऊर्जा, इसके एक फोटोन की ऊर्जा, ठीक है साहब। तो सबसे पहले वी आई बी जी वाई ओ आर, टोटल रेड कलर तक। अब ध्यान से समझना आगे की पूरी कहानी। जो बैंगनी रंग होता है इसकी वेवलेंथ, ये ध्यान रखना, जो भी मैं वेवलेंथ लिखूंगा ये एंगस्ट्रॉम में लिखूंगा, और जो भी एनर्जी निकालूंगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालूंगा। इसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 से 4500 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ठीक है। अब 4000 पे हमने निकाला कितनी ऊर्जा आएगी, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसके एक फोटोन की ऊर्जा आएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 3.1 से लेकर, अब 4500 पे भी हम निकाल सकते हैं, और 4500 पे आएगी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुल मिला के बैंगनी जो रंग है उसके एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो सकती है। इसी प्रकार सबका हमको निकालना है। इसमें 4500 एंगस्ट्रॉम से लेके ये टेबल तुमको समझ में आ गई होगी, मैंने कैसे निकाली है, पहला मान निकाल के बता दिया, ये थोड़ा सा जल्दी में कर दिया था, तो उसको आराम से तुम इसी तरह निकाल सकते हो। तो दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कौन सा रंग कहां से कहां तक तरंगदैर्घ्य के लिए होता है और उसके एक फोटोन में मिनिमम और मैक्सिमम कितनी एनर्जी हो सकती है, ये इस टेबल से तुम देख सकते हो। अच्छा, इस टेबल का यूज करके अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्या, देखो सबसे कम कार्यफलन भैया किसका होता है, सीजियम का, और कितना होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, सबसे अधिक कार्यफलन किसका होता है, सबसे अधिक कार्यफलन
होता है प्लेटिनम का, और कितना होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से समझना, सीजियम धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फोटोन वहां पे आ रहा है, उस एक फोटोन के अंदर कम से कम इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, कम से कम। इससे कम ऊर्जा हुई तो फोटोन का निकलना इम्पॉसिबल है, मतलब फोटोन निकलेगा ही नहीं, पक्की बात मान लेना। चलो, सबसे अधिक कार्यफलन किसका होता है? प्लेटिनम का। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना तुम, ऊर्जा E बराबर क्या होती है? एच न्यू बराबर एच सी अपॉन में लैम्डा। तो ऊर्जा जो होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा भी बढ़ती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब तरंग दैर्ध्य घटेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी। ऐसा यहां पे भी दिख रहा है। 4000 पे सबसे ज्यादा आई है 3.1, लेकिन 8000 पे सबसे कम आई है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लगभग में है, एक आध पॉइंट इधर उधर हो सकता है। 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये सारे फिगर में जो बता रहा हूं वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सारे फिगर्स हैं। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा बहुत अंतर इसमें हो सकता है, ठीक है ना। चलो, तो कुल मिला के बात यह है कि पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो 4000 से 8000 तक है। पराबैंगनी प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो 4000 से कम होती है। कैसी होती है? 4000 से कम, तो ऊर्जा ज्यादा होगी भाई, सीधी सी बात है। जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगी ऊर्जा बढ़ेगी। तो पराबैंगनी की जो वेवलेंथ है वो 4000 से कम होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से। ध्यान देना, सीजियम से कम कार्यफलन की कोई दूसरी धातु होती नहीं है, तो सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है। अगर हम दृश्य प्रकाश के सभी कलरों को के एक वर्णीय प्रकाश को सीजियम के ऊपर डालें, मतलब प्योर बैंगनी प्रकाश डालें, तो क्या सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा 3.1 से 2.8 के बीच में होगी। औसत भी ले लें 3 के आसपास, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसकी ऊर्जा होगी। क्या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इससे ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है, और ज्यादा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्या ये निकाल देगा? जी हाँ, निकाल देगा। क्या ये निकाल देगा? ये भी निकाल देगा, ये भी निकाल देगा। क्या ये तीनों निकाल पाएंगे? नहीं। अच्छा, ये भी मान लो निकाल देगा। अगर इसकी मैक्सिमम अधिकतम ऊर्जा को लें तो ये भी निकाल देगा। क्या ये निकाल पाएंगे? ये निकाल देगा, वो बात सही नहीं है। मतलब ऐसे मानो तुम, निकालने की संभावना है, निकल जाएगा। इसकी तो खैर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि निकल जाएगा। 100% तो इसकी भी गारंटी नहीं है, पर हाँ, ये सब निकाल सकते हैं। बट ये दोनों कलर का प्रकाश किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका कार्यफलन सबसे कम है उसी से नहीं कर पा रहे, तो अन्य से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बात है कि ऑरेंज और रेड कलर का जो प्योर ऑरेंज और प्योर रेड कलर का जो प्रकाश होता है वो सीजियम धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर पाता है। बाकी सभी प्रकाश आसानी से सीजियम से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? बैंगनी प्रकाश या रेड प्रकाश? ध्यान रखना, बैंगनी प्रकाश। जितना ज्यादा बैंगनी प्रकाश होगा उतना ही आसानी से क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा होती है। अच्छा, सबसे अधिक कार्यफलन प्लेटिनम का होता है, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या प्लेटिनम धातु सामान्य प्रकाश पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकती है? नहीं, क्योंकि इससे उत्सर्जन के लिए कम से कम 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। इसके पास अधिकतम कितनी है? 3.1। तो कोई भी दृश्य प्रकाश में से कोई से कलर का प्रकाश प्लेटिनम धातु से उत्सर्जन नहीं कर सकता। इससे उत्सर्जन के लिए ये तो उत्सर्जन करती है किस पे? दृश्य प्रकाश पे। कौन से प्रकाश पे? दृश्य प्रकाश पर। लेकिन ये वाला उत्सर्जन करता है पराबैंगनी। कौन से प्रकाश पे? पराबैंगनी। पराबैंगनी प्रकाश का मतलब यूवी, अल्ट्रावायलेट, और अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ इससे कम होती है। तो इसकी जो एक फोटोन की ऊर्जा है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके और 7-8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है। इस कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अच्छा, ये भी है कि पराबैंगनी प्रकाश की जो ऊर्जा है वो इतने से इसके बीच में होती है, तो त्याग ये भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर सामान्य जो दृश्य प्रकाश है वो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करवा सकता है, जबकि पराबैंगनी प्रकाश दोनों से उत्सर्जित करवा सकता है। और इस बात को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बात समझ में आई होगी तुमको
क्लियर है? अगले टॉपिक पे चलें। अगले टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन सिद्धांत। मतलब यह है कि फोटो इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे कह सकते हो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन सिद्धांत, मतलब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसका पूरा प्रिंसिपल क्या है, कैसे उत्सर्जित होगा, इस पर बेस्ड अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। लेकिन अभी तुम केवल उत्सर्जन का सिद्धांत समझ लो, उत्सर्जन की व्याख्या आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में की जाएगी। उत्सर्जन सिद्धांत क्या होता है, तो इसमें चाहो तो 2 लाइन ऐसे लिख लेना, जब किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन आपतित होता है, ये मान लो धातु की सतह है, इस धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन थोड़ी आपतित होगा, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है सतह पर बिल्कुल बाहर हो, थोड़ा बहुत अंदर भी हो सकता है। मान लो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास यहां से ये ऊर्जा आती है, किसके रूप में, प्रकाश के रूप में। प्रकाश के रूप में ऊर्जा आती है एच न्यू। भाई प्रकाश की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है, एच न्यू ऊर्जा इसके पास आई। अब जैसे ही इसके पास आई तो ये ऊर्जा पूरी की पूरी एक फोटोन को अवशोषित कर लेगा। कौन? जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक फोटोन को, इसके को अवशोषित कर लेगा, और वो चेक करेगा कि ये जो ऊर्जा है इसके कार्यफलन से ज्यादा है या नहीं, या बराबर है या नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन कार्यफलन के बराबर फाई नॉट से इसको व्यक्त करेंगे, कार्यफलन के बराबर ऊर्जा इसको देकर और यहां से इसको रिलीज करा देगा। रिलीज कराने के बाद में ये सतह तक आएगा। अब यहां से ऊर्जा आई, फिर इतनी ऊर्जा इसको निकालने में खर्च हुई, और यहां से यहां तक ये कई से टकराएगा। हो सकता है चलने की वजह से कुछ हीट जनरेट हो, चलने की वजह से कुछ घर्षण वर्षण हो, तो वो सारी चीजों में थोड़ी बहुत एनर्जी वेस्ट होगी, जिसको हम W मान लेते हैं। W एनर्जी वेस्ट हुई, और लास्ट में बची कुची गतिज ऊर्जा से ये बाहर निकल जाएगा। बची कुची गतिज ऊर्जा से कहां निकल जाएगा? बाहर। मान लो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, जिसमें से इसने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका कार्यफलन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी ऊर्जा यहां पे खर्च हो जाएगी इसको निकालने में। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा यहां से यहां तक निकलने में इसके खर्च हो गई। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ये यहां से उत्सर्जित हुआ, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसी अन्य नाभिकों के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो गई। यहां जब पहुंचा तो कितनी ऊर्जा बची इसके पास? 10 थी टोटल, 10 में से 4 यहां खर्च हो गई, 2 यहां, 4 2 6 खर्च हो गई, तो ये बाकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के साथ बाहर निकल जाएगा। इस तरह या इस प्रकार कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी धातु की सतह से उत्सर्जित होता है। ये जो मैं यहां पे संख्याएं बता रहा हूं, ये अपनी मर्जी से ली गई हैं, जरूरी नहीं है ऐसी संख्याएं हो, थोड़ी बहुत अलग भी हो सकती हैं हर केस में। तो कुल मिला के तुमको इसमें लिखना क्या है, तुम चाहो तो ये लिख सकते हो, जब कोई प्रकाशिक फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है तो फोटोन की कुछ ऊर्जा कार्यफलन के रूप में खर्च होती है, तथा ऊर्जा का कुछ भाग ऊर्जा हानि के रूप में बाहर निकल जाता है। शेष ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ बाहर निकलता है, अर्थात शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बस इतना सा इसमें लिखना है। अब इसमें एक चीज सुनो, केस 1, पहला केस ये है, यदि आने वाले फोटोन की ऊर्जा जो है एच न्यू, E बराबर एच न्यू, ये जो ऊर्जा है अगर ये ज्यादा हुई, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू हुई, मतलब ज्यादा या बराबर, किससे? फाई नॉट से, कार्यफलन से ज्यादा हुई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका उत्सर्जन हो सकता है, इसका उत्सर्जन हो सकता है, होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है। ठीक है। केस सेकंड ये है, यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू लेस देन है फाई नॉट से, इसमें इक्वल टू मत लगा देना,
लेस देन है फाई नॉट से, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो ये तो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन सिद्धांत। उत्सर्जन सिद्धांत में क्या क्या बताया गया है कि यहां से फोटोन आएगा, इसकी सबसे पहले ऊर्जा कार्यफलन के रूप में खर्च होगी, इसमें से कुछ ऊर्जा की हानि हो जाएगी यहां पे, और बची कुची गतिज ऊर्जा के रूप में, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इसमें दो केस, यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से अधिक हो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। दूसरा केस, यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से कम हो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा 100%। ठीक है, इसमें 100% होगा इस बात की गारंटी नहीं है, बट हो सकता है। इसमें 100% नहीं होगा इस बात की गारंटी है, 100% नहीं होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है दैली आवृत्ति एवं, चलो वो बाद में, दैली तरंगदैर्ध्य भी है लेकिन वो बाद में। अब दैली आवृत्ति होती क्या है? पहली बात, इसे न्यू नॉट से व्यक्त करते हैं। दैली आवृत्ति को किससे व्यक्त करते हैं? न्यू नॉट से। दैली आवृत्ति क्या होती है भाई? एक बात बताओ, इसको समझते हैं। जो शुरुआत से हम जिन चीजों को ढंग से पढ़ते आ रहे हैं उन चीजों के आधार पर ही हम दैली आवृत्ति पढ़ेंगे। समझो, यहां पे कोई एक सतह है, इस सतह पे एक इलेक्ट्रॉन है धात्विक सतह पर, जिसका कार्यफलन मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्टार्टिंग में यहां से जो प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति कम है, ν1 है मान लो, और ν1 आवृत्ति पर इस फोटोन की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यहां से हो पाएगा? तो तुम्हारा जवाब है नहीं। अब हम इसकी आवृत्ति को बढ़ाते हैं, ν1 से करते हैं ν2, तो इसकी ऊर्जा हो गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब इस इलेक्ट्रॉन का, ये मैंने बढ़ाई है, ध्यान रखना, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, तो इसका उत्सर्जन होगा क्या? 3 पे नहीं होगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाता हूं, ν3 कर देता हूं, थोड़ी सी और बढ़ा देता हूं। इस आवृत्ति पर फोटोन की ऊर्जा हो जाती है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोच के बताओ, क्या इस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा? भाई होगा कि नहीं होगा ये हमको नहीं पता, पर हम ये कह सकते हैं हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, भाई यहां अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आता तो यहां से तो निकल जाता, बट यहां पर एनर्जी वेस्ट अगर नहीं होती तो ये बाहर निकल जाता 0 ऊर्जा से। ठीक है, तो यहां पे ये आया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लेकर, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दी, और ये बिल्कुल ऊपर की सतह पे, यानी कि इसको निकलने में विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ा, तो ये इससे बाहर निकल सकता है। तो यही जो आवृत्ति है ν3 दैली आवृत्ति कहलाती है। मिनिमम जितनी आवृत्ति पर, न्यूनतम वह आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है, क्या कहलाती है? दैली आवृत्ति। तो दैली आवृत्ति की परिभाषा क्या है? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? दैली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट से व्यक्त करते हैं, तो ν3 यहां पे क्या है? न्यू नॉट। क्लियर इतनी सी बात? अब सुनो, दैली आवृत्ति पर इसका कुछ डेरिवेशन देख लो। दैली आवृत्ति पर यानी कि न्यू नॉट पर जो एक फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा बराबर हो जाती है किसके? कार्यफलन यानी कि फाई नॉट के। तो ऐसे केस में आपतित ऊर्जा hν होती है बराबर फाई नॉट। एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? hν। बट यहां पे जो आवृत्ति है वो न्यू नहीं है, क्या है? इस आवृत्ति को हमने क्या कहा है? न्यू नॉट। ठीक है, तो hν0 बराबर फाई नॉट। तो यहां से अगर न्यू नॉट का मान निकालूं तो न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट अपॉन में h। इस तरह न्यू नॉट का मान भी हम निकाल सकते हैं किसी भी धातु के लिए। क्या पता होना चाहिए? उस धातु का कार्यफलन पता होना चाहिए, और प्लांक नियतांक तो कांस्टेंट है। तो किसी भी धातु का अगर हमको कार्यफलन पता है तो हम उसकी क्या निकाल सकते हैं? दैली आवृत्ति। बोलो इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सुनो, ये दैली आवृत्ति हो गई। इलेक्ट्रॉन, यहां पे हम इस बात को लिख देंगे लास्ट में, इलेक्ट्रॉन के
उत्सर्जन या फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है कि आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू का मान आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू का मान न्यू नॉट के समान या अधिक होना चाहिए। इस बात को हम लास्ट में लिख देंगे। इसका मतलब है कि अगर हमको फोटो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कंडीशन मस्ट है कि न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट। ऐसा अगर हुआ तो हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और यदि ऐसा हुआ कि न्यू इज लेस देन न्यू नॉट तो ऐसे केस में हमको फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। दहली आवृत्ति फिर से बता रहा हूं, जैसे भाई स्टार्टिंग में कम आवृत्ति का प्रकाश डालोगे तो उसकी ऊर्जा कम होगी, जो कि कार्यफलन से भी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर मैं आवृत्ति को बढ़ाता जाऊं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये आवृत्ति, इस आवृत्ति पर इस फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर हो जाएगी और यहां इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पॉसिबल है। तो इसी आवृत्ति को न्यू नॉट कहते हैं, यानी कि दहली आवृत्ति कहते हैं। दहली आवृत्ति पर फोटोन की जो ऊर्जा है वो कार्यफलन के बराबर हो जाती है। इसको लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला आ गया। और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है कि न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट होना चाहिए। ऐसा ना होने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। क्लियर है बात? अब हम चलते हैं एक और टॉपिक इसी पे आधारित, दहली तरंग दैर्ध्य। तो भैया सीधी सी बात है, दहली तरंग दैर्ध्य को लैम्डा नॉट कहेंगे। प्रकाश में दो चीजें होती हैं, एक आवृत्ति, एक तरंग दैर्ध्य। तो ऐसा प्रकाश जिसके एक फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर है, उस फोटोन की आवृत्ति तो कहलाती है दहली आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य कहलाती है दहली तरंग दैर्ध्य। तो कुल मिलाकर हम यहां क्या परिभाषा लिखेंगे, ऐसा प्रकाश, ऐसा, या फिर सीधे लिख दो यार, दहली आवृत्ति के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दहली आवृत्ति के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ही दहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। दहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं। तो लैम्डा नॉट का फॉर्मूला क्या होगा? यहां पे देखो, चूंकि न्यू नॉट बराबर क्या है, फाई नॉट अपॉन में एच, और न्यू नॉट, चूंकि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, तो न्यू नॉट बराबर हो जाएगा सी अपॉन में लैम्डा नॉट, क्योंकि जब आवृत्ति न्यू नॉट होती है तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट हो जाती है। इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ गया यहाँ पर, सी अपॉन में लैम्डा नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट अपॉन में एच, और लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन में फाई नॉट। बोलो हाँ या ना। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बोलो। तो लैम्डा नॉट हम डायरेक्ट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कहानी खत्म। वो लंबी परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। दहली तरंग दैर्ध्य की तो सीधी परिभाषा दे दो। अगर तुमने दहली आवृत्ति की परिभाषा दे दी है तो एक नंबर में इस परिभाषा को भी स्टेट बोर्ड में पूछता है, एनसीईआरटी के पेपर में भी पूछता है, तो इसको एक बार नोट करें। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान से सुनना, लास्ट में इसके, जैसे इसके लास्ट में ये 4 लाइनें लिखी, इसके लास्ट में हम क्या लिखेंगे? 4 तो नहीं है, एक ही लाइन होगी। इसके लास्ट में हम क्या लिखेंगे? यदि लैम्डा इज ग्रेटर देन, लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट हुआ। दूसरा केस, लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा? सोचो, उल्टा होगा भाई। आवृत्ति ज्यादा होती है तो तरंग दैर्ध्य कम होती है, और आवृत्ति कम होती है तरंग दैर्ध्य ज्यादा। उल्टा सिस्टम है। तो ऐसे केस में यहां पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है ज्यादा पे, तो इसमें कम पे होगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। उल्टा कर दिया क्या?
लैम्डा इज लेस देन यहाँ पर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट में हम चाहे तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है कि आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य ब्रैकेट में लैम्डा का मान लैम्डा नॉट के समान या कम होना चाहिए। समान भी कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, कम होना चाहिए। इससे अधिक होने पर ऊर्जा कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। यहां तक उतारें एक बार, फिर अगले लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, इसको समझ लेना, काम आएगा। क्या दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता अत्यधिक होने पर फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा? तो इसका जवाब थोड़ा सा सोचो। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में इसकी आवृत्ति, यहां पे वो कह रहा है कि आवृत्ति तो दहली आवृत्ति से कम है, मतलब कम ही है। यहां पे आवृत्ति को चेंज नहीं करेंगे, आवृत्ति, और यहां पर लेकिन इस केस में तीव्रता जो है वो कम है। तीव्रता कैसी है भैया? कम। और आवृत्ति कांस्टेंट मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, आवृत्ति को कांस्टेंट मान लेते हैं। आवृत्ति है यहां पे कांस्टेंट, लेकिन यहां पे जो आवृत्ति है वो लेस देन है न्यू नॉट से। न्यू नॉट से कैसी है? कम है। इस सतह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और माना कि इसकी तीव्रता इतनी है अभी जिससे कि दो फोटोन पर सेकंड इस पर आ रहे हैं, या 2 फोटोन आ रहे हैं, ऐसे मान लो, पर सेकंड की बात हो रही है, 2 फोटोन इस पर आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है, ये स्टार्टिंग कंडीशन है। फिर हम तीव्रता को बढ़ा के देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, तीव्रता को बढ़ा के इस सवाल को देखेंगे। आवृत्ति दोनों केस में कांस्टेंट रहेगी, आवृत्ति कांस्टेंट, बट यहां पर तीव्रता को हम क्या करेंगे, तीव्रता में वृद्धि कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, इसको समझ लोगे तो तुमको एक बहुत बढ़िया बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना कि यहां पर ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं इसकी सतह पर, यहां पर 5 हैं। क्लियर है बात? सतह वही है, मतलब यहां पे आवृत्ति कांस्टेंट है और आवृत्ति जो है वो दहली आवृत्ति से कैसी है? कम। आवृत्ति दहली आवृत्ति से जब कम होती है तो एच न्यू का मान, यानी कि आने वाले फोटोन की जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा कम होती है फाई नॉट यानी कि कार्यफलन से कम होती है। यहां पे तीव्रता कम है, तीव्रता बढ़ाने से क्या बढ़ती है? फोटोन की संख्या, और आवृत्ति बढ़ाने से क्या बढ़ती है? ऊर्जा। लेकिन आवृत्ति यहां पे कैसी है? कांस्टेंट। तो तीव्रता जब हम, अभी तीव्रता कम है, मान लो 2 फोटोन आ रहे हैं, तो एक फोटोन आया, ये दूसरा फोटोन आया, दोनों फोटोन आए, ये आके इस पे टकराया, ये इस पे टकराया। ध्यान रखना, ये इस पे टकराया और ये इस पे टकरा गया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को अवशोषित कर लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को कर लेगा। 2 ही टोटल आए हैं कम तीव्रता पे। अब यहां से जो, मान लो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन के इलेक्ट्रॉन है ये, और यहां से ऊर्जा आ रही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पर भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आवृत्ति दोनों की कांस्टेंट है, सेम है। लेकिन तीव्रता अभी बढ़ाएंगे बाद में। देखो, क्या ये दोनों के दोनों फोटोन इन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, यहां पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही नहीं होगा। चलो, अब इस सवाल में कंफ्यूज करने के लिए क्या कहा गया है कि भाई चलो कम तीव्रता पे तो नहीं हो रहा है ऐसा, लेकिन अधिक तीव्रता पे करके देख लो, हो जाए तो। तीव्रता बढ़ा के देख लो, अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाए तो हमने क्या किया, आवृत्ति को तो फिर कांस्टेंट रखा, लेकिन तीव्रता में क्या कर दी? वृद्धि। तीव्रता में क्या कर दी? वृद्धि। और जब तीव्रता में हमने वृद्धि करी तो एक्चुअल में हमने क्या बढ़ाया? फोटोन, हमने बढ़ाया फोटोन की संख्या। क्या बढ़ाई? फोटोन की संख्या। तो पहले कम तीव्रता पर 2 फोटोन आ रहे थे, अब की बार तीव्रता ज्यादा है तो फोटोन ज्यादा आएंगे। मान लो 5 फोटोन आ गए, मान लो कितने फोटोन आ गए? 5। तो क्या हमने तीव्रता बढ़ा दी? वास्तव में बिल्कुल बढ़ गई। 5 फोटोन आए, 1 2 3 4 और ये 5। 5 के 5 इलेक्ट्रॉन पे 5 फोटोन आ रहे हैं, और इन सबका कार्यफलन पहले की तरह 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही सेम, सबका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनका कार्यफलन है, सबका। यहां पे आया,
यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया, और सबकी इनकी ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्रत्येक की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जैसे पहले थी। क्यों भाई? यहां पे हमने तीव्रता बढ़ाई है। क्या बढ़ाई है? केवल तीव्रता। क्या हमने आवृत्ति बढ़ाई? नहीं, आवृत्ति तो कांस्टेंट है। आवृत्ति इसमें भी और इसमें भी, दोनों में आवृत्ति सेम है, मतलब आवृत्ति कांस्टेंट है। आवृत्ति किसको डिसाइड करती है? एक फोटोन की ऊर्जा को। तो फोटोन की ऊर्जा भी कांस्टेंट रहेगी, चाहे कम फोटोन हो चाहे ज्यादा हो, ऊर्जा सबकी समान रहेगी। अगर इसकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इस वाले की भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वाले की भी 3, इस वाले की भी 3 और इस वाले की भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी। अब तुम सोच के बताओ, इनमें से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? तो इसका जवाब भी नो है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने के लिए कम से कम चाहिए, जबकि आ कितनी रही है? 3। तो तीव्रता बढ़ाने से कभी भी फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ती है, और फोटोन की ऊर्जा ना बढ़ने से केवल क्या बढ़ती है? फोटोन की संख्या। तो फोटोन की ऊर्जा ना बढ़ने से यहां पे देखो, दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश है, दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे तीव्रता कम हो चाहे तीव्रता ज्यादा हो। यह कंडीशन तो होनी चाहिए कि प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से कैसी होनी चाहिए? ज्यादा। चलो अब एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूं इसी में। यदि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट हो, इसमें मना किया था, इसमें है। अगर ऐसा है तो तीव्रता बढ़ाने पर क्या होगा? तीव्रता बढ़ाने पर क्या होगा? अब की बार यह कह रहा है कि इनकी ऊर्जा भैया 5-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर दहलीय आवृत्ति से ज्यादा है तो सबकी ऊर्जा मतलब कार्यफलन से ज्यादा होगी। 5-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इन सब की ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी? 5-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो, पहले केस में, इस केस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कम तीव्रता पे, और ज्यादा तीव्रता पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 5। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यों बढ़ी? क्योंकि तीव्रता बढ़ी, और तीव्रता बढ़ने से फोटोन की संख्या बढ़ी, और फोटोन जितने ज्यादा आएंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे और उतने ही बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये पूरी कहानी है। अगर इतनी सी बात तुमको समझ में आ गई, ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये अगर तुमको समझ में आ गया है, तो इसका मतलब पक्का समझ लेना, एक भी ग्राफ तुम्हारा गलत नहीं होगा। इसकी लैंग्वेज अपने मन से और अच्छे तरीके से बना के लिखे, पहले वाले की, दूसरे वाले के भी अपने मन से और अच्छे तरीके से लैंग्वेज बना के लिखे। जो मैंने बोला उसको ध्यान से अगर सुन लिया तो अपने मन से लैंग्वेज लिख पाओगे तुम, और मन से लैंग्वेज लिख ली तो रटना नहीं पड़ेगा और भूलोगे भी नहीं उसको। यहां तक जितना भी पढ़ा है उसमें कुछ न्यूमेरिकल जो बनते हैं स्टेट बोर्ड के हिसाब से वो मैं करवा देता हूं। 4 न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट देखें, किसी फोटोन की ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका संवेग, तरंगदैर्ध्य और गतिज द्रव्यमान ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले जो सवाल में दिया है वो पकड़ लो एक बार। सवाल के अंदर हमको गिवन दैट क्या है? सवाल के अंदर दे रखा है कि एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका संवेग, तरंगदैर्ध्य और तरंगदैर्ध्य निकलवा रहा है, और क्या पूछ रहा है? गतिज ऊर्जा, गतिज द्रव्यमान, गतिज द्रव्यमान भी ज्ञात करना है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले संवेग निकालो, चूंकि संवेग का सीधा फॉर्मूला है। पहली चीज निकाल देते हैं हम, संवेग निकालने का सीधा फॉर्मूला है। अच्छा, लैम्बडा हमको निकालना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसके बिना संवेग नहीं निकलेगा। चलो सबसे पहले तरंगदैर्ध्य निकालते हैं। तरंगदैर्ध्य तो भैया तरंगदैर्ध्य लैम्बडा से व्यक्त करते हैं तरंगदैर्ध्य को, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर ये है तो लैम्बडा सीधा एंगस्ट्रॉम में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से, क्योंकि याद होगा तुमको E बराबर होता है 12400 बटे लैम्बडा, लेकिन लैम्बडा किस में आता है? एंगस्ट्रॉम में। तो यहां से हम E में 12400 का भाग लगा के सीधे सीधे लैम्बडा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लैम्बडा बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? E अपॉन में नहीं, 12400 अपॉन में E, इतने एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो लैम्बडा बराबर 12400 में भाग लगाओ, 12400 भाग E का मान कितना है? 10। एक जीरो से एक जीरो कट गई,
तो 1240 एंगस्ट्रॉम, इतनी इसकी तरंग दैर्ध्य हमने निकाल ली। अगर हम पूरा पूरा और निकालना चाहते हैं तो 1240 गुणा 10 की घात माइनस 10 कर दो, मीटर में बदल जाएगा। ये तो क्या निकल गई इसकी तरंग दैर्ध्य। अब हम निकालेंगे दूसरा क्या, संवेग। संवेग देखो, संवेग, संवेग का सीधा फॉर्मूला है, इसमें दिमाग नहीं लगाना तुमको, h अपॉन में लैम्डा। p बराबर क्या होता है, h अपॉन में लैम्डा। तो यहां पे h का मान तुम जानते ही हो, h का मान कितना होता है। इसको और शॉर्टकट मेथड से करें क्या, चलो सीधे सीधे रख देना, 6.626, 62 भी छोड़ सकते हो ओनली, इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन में लैम्डा कितना 1240 गुणा 10 की घात माइनस 10। इसको सॉल्व कर लेना, क्या आ जाएगा, p का मान यानी कि संवेग निकल जाएगा। सॉल्व तो कर ही सकते हो, इतनी सी कैलकुलेशन है, घातें सॉल्व कर लेना और ये सिंपल सी कैलकुलेशन, इसको इजीली तुम कर पाओगे। इसके बाद संवेग का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम इंटू संवेग p बराबर क्या होता है mv इंटू मीटर प्रति सेकेंड। अब लास्ट में बचा गतिक द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान। तो देखो चूंकि p बराबर क्या होता है mc, तो m बराबर p अपॉन में c, और p का मान ये रहा, मान लो ये वाला x आया, x अपॉन में c का मान 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको सॉल्व करने के बाद में इसका गतिक द्रव्यमान भी तुम निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है तीनों क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो तीनों क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर किसी को दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो सोडियम, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सोडियम धातु की दैलीय तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका कार्यफलन कितना होगा। तो ये तो और भी सरल है, चूंकि कार्यफलन फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट हमने निकाला था अभी। फाई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट, क्योंकि दैलीय तरंग दैर्ध्य निकालनी है तो दैलीय आवृत्ति का फॉर्मूला ये है, और हम इसको लिख सकते हैं एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट। सीधा इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर मान लो तरंग दैर्ध्य हमको एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, तरंग दैर्ध्य हमको एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, तो एच सी का मान हम पहले से जानते हैं, क्या होता है, फाई नॉट इज इक्वल टू 12400 बटे, अगर ये किस में हो, लैम्डा नॉट। अच्छा लैम्डा नॉट तो निकालना है, नहीं दे रखा है। सोडियम की दैलीय तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका कार्यफलन ज्ञात करो, कार्यफलन निकालना है। ठीक है, लैम्डा नॉट हमको किस में दे रखा है, 5000 एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, तो एच सी का मान फिर कितना आएगा, 12400 बटे में कितना 5000, एक जीरो से एक जीरो, ये वाले जीरो से जीरो, इसमें 50 से भाग लगाएंगे तो 12.4 बटे में 5, और एक काम करते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं 24.8 बटे में 10, मतलब 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ गई, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक कैलकुलेशन तुम कर लेना, अगर ये वाली कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, मुझे 5 का भाग इसमें नहीं लगाना पड़ा। तुम 5 का भाग लगा सकते हो तो डायरेक्ट लगा लेना, नहीं तो फिर ऐसे कैलकुलेशन समझ जाया करो। फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट, ये फॉर्मूला होता है, और एच न्यू नॉट बराबर होता है एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट। अब तुम याद करो ई बराबर फॉर्मूला क्या था, ई बराबर भी तो यही होता है एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट। और किसी भी फोटोन की ऊर्जा कैसे निकालते हैं, 12400 बटे लैम्डा, लेकिन लैम्डा होना चाहिए एंगस्ट्रॉम में। तो भाई एच सी का मान हमें पता है ना 12400, कब, जब लैम्डा किस में हो, एंगस्ट्रॉम में, और एंगस्ट्रॉम में हमको दे रखा है, नैनोमीटर में दे तो पहले एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेना। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लिया, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन मत फंसना, कहीं वैसे नॉर्मल एच और सी का मान लिख के करने लग जाओ, फिर तो हो गया तुमसे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 3, सीजियम धातु की दैलीय आवृत्ति और दैलीय तरंग दैर्ध्य हमको निकालनी है, हमको नहीं तुमको, बस मैंने तो जो निकालना था निकाल दिया। इसका कार्यफलन कितना होता है, सीजियम धातु का कार्यफलन होता है, पेपर में नहीं दे तो याद रखना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमसे पूछ रहा है न्यू नॉट का मान और लैम्डा नॉट का मान, दोनों का मान तुमसे पूछ रहा है, और दोनों तुम निकाल दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है,
कार्यफलन उसकी ऊर्जा के बराबर होता है, तो कार्यफलन बराबर होगा फोटोन की ऊर्जा कितनी, एच न्यू नॉट अपॉन में एच न्यू नॉट बराबर एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट। अब तुमको लैम्डा नॉट निकाल लो पहले, तो लैम्डा नॉट बराबर कितना आ जाएगा, एच सी, लैम्डा नॉट बराबर आ जाएगा एच सी अपॉन में फाई नॉट। एच सी कितना, एच सी कितना 12400। कब, जब ये एंगस्ट्रॉम में हो, जब ये किस में हो, एंगस्ट्रॉम में, सॉरी ये किस में हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आंसर आएगा अपना एंगस्ट्रॉम में। तो 12400 बटे कितना 2.14, इसका भाग लगाना, जो भी आएगा ध्यान रखना ये आंसर हमारा आएगा किसके पदों में, एंगस्ट्रॉम में। अगर तुम मीटर में बदलना चाहो तो फिर इसको ऐसे लिखोगे, जो भी आंसर आएगा बराबर में जो भी आंसर आया ये इंटू 10 की घात -10 और मीटर, ऐसे भी तुम इसको लिख सकते हो। और क्या पूछा है इसमें, ये तो निकल गई दैली आवृत्ति, दैली तरंग दैली आवृत्ति निकालनी है, तो न्यू नॉट बराबर होता है सी अपॉन में लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट अपॉन सी इसको कैलकुलेट कर लेना, न्यू नॉट निकल जाएगा। आगे इतनी सी बात समझ में, तो एक ही फॉर्मूले से सारे सवाल हो रहे हैं। एक बढ़िया सवाल, एक प्रकाश पुंज में F1 आवृत्ति के N1 फोटोन तथा दूसरे पुंज में F2 आवृत्ति के N2 प्रकाश पुंज नहीं फोटोन है, N2 फोटोन हैं, इनकी कुल ऊर्जा समान हो। मतलब ये कह रहा है कि दो प्रकाश पुंज हैं, मतलब ऐसे मान लो कि दो घर हैं जिसमें इसमें टोटल फोटोन है N1, इसमें टोटल फोटोन है N2। इन फोटोनों की आवृत्ति है F1, इनकी आवृत्ति है F2। इनकी कुल ऊर्जाएं, इसकी जितनी ऊर्जा है E1 ये E2 के बराबर है। तो E1 बराबर है E2 के, E1 बराबर किसके है, E2 के। E बराबर क्या होता है, टोटल ऊर्जा निकालनी है, टोटल ऊर्जा। तो एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू, और आवृत्ति F है तो एच एफ। भाई एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होती है, एच न्यू। ठीक, यहां पर आवृत्ति न्यू नहीं है, F है तो कितनी आ गई, एच एफ एक फोटोन की। यहां पे कितने N1, तो इसकी E1 जो ऊर्जा है, कुल ऊर्जा है, ये कुल ऊर्जा के लिए N1 इंटू एच F1 बराबर इधर की कुल ऊर्जा कितनी आएगी, N2 इंटू एच F2। यहां से H से H कट जाएगा, क्या आया, N1 अपॉन में N2 बराबर F2 अपॉन में F1, ये इसका आंसर आ जाएगा। N1 अपॉन N2 का मान आएगा F2 अपॉन F1 के बराबर। इस तरह आज का लेक्चर होता है खत्म। आज के लेक्चर में मुझे इतना ही कराना था। अब 3 लेक्चर में चैप्टर और खत्म हो जाएगा। तीसरा लेक्चर ये कंप्लीट हो चुका है। टोटल इसके बाद 3 लेक्चर और कराने हैं, उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर वीडियोस देखते रहें। मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बार बार कहता नहीं हूं इस चीज़ को, आज कह रहा हूं, थोड़ा सा सभी बच्चों को बोल दो कि ये वीडियोस लगातार देखते जाएं, और जितना तुम जल्दी से इसको पढ़ लोगे उतना सही रहेगा। ऐसा मैं बता चुका हूं पहले भी।